यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं कि जो हमारी बेटियों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं कि 5500 लड़कियों की ल्यूड वीडियोस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, वो बरामद होती हैं एक शख्स के मोबाइल से। तो बाकी जो लोग वहाँ पे इस धंधे में इन्वॉल्व हैं उनके मोबाइल से क्या क्या कचरा निकलेगा। बहुत से बच्चे सिर्फ इस वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करते हैं कि उनके अंदर ये एतमाद नहीं होता कि वो किसी गलत को गलत कह सकें, किसी बुरे काम को बुरा काम कह सकें। माइंडफुलनेस ये कहती है कि आपने मादी में नहीं रहना, मादी के चैप्टर्स को क्लोज़ कर दें। मादी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप मादी में रहेंगे तो आप अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे। वो मेमोरीज़ अगर अच्छी हैं तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, लेकिन अगर वो मेमोरीज़ जो है वो तल्ख मेमोरीज़ हैं तो वो मेमोरीज़ आपको स्ट्रेस देंगी। एक अंदाजे के मुताबिक 70 लाख नौजवान ड्रग्स एडिक्शन का शिकार हैं। अब ये कौन से नौजवान हैं? ये वो नौजवान हैं कि जिनको घर से प्यार, मोहब्बत, शफकत, केयर और ट्रस्ट नहीं मिला। पाकिस्तान में हर 9 में से एक बच्चे को ज़िंदगी में कभी ना कभी फ़िज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना होता है, और जो 90% केसेस हैं फ़िज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ के, उसमें आपके अपने इन्वॉल्व होते हैं, माली, ड्राइवर, चौकीदार, चचा, ताया, मामू। अगर एक इंसान डीप स्लीप नहीं लेता तो रिसर्चेस ये बताती हैं कि उसके अंदर नफ्सियाती मसाइल के अलावा कैंसर और ये जो दिल के अमराज हैं उनके बढ़ने के चांसेस 45% ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन समेत दीगर नफ्सियाती मसाइल को फेस कर रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अगर कोई घटिया और दरिंदा इस किस्म की बात करे किसी बेटी से, और बेटी ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली हो, तो उसका वो तिया पंचा उधर ना करे, बिल्कुल उसको वहाँ पे वो मारेगे, उसकी 7 नस्लें याद रखें। अमली ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ में आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। यूनिवर्सिटी फेलो हैं अब्दुल बासित। आपके यूनिवर्सिटी फेलो हैं? नहीं, वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। नहीं, आप भी यंग बॉय है ना, मैंने सोचा कि शायद थैंक यू तो उनकी आंखों से नींद रूठ गई है। वो कहते हैं जी नींद नहीं आती मुझे। और फिर उनका ये भी सवाल है कि गहरी नींद के लिए कुछ एक ऐसी टिप्स दीजिए कि गहरी नींद सोया जा सके। ओके, अच्छा शाहिद, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने स्लीप मैनेजमेंट के हवाले से एक पूरा पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने स्लीप डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस किया था। अब जब हम नींद की बात करते हैं ना, नींद हमारी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑन एन एवरेज हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 सो के गुजारते हैं, क्योंकि लेट्स से कि 24 घंटे में अगर एक बंदा 8-10 घंटे ऑन एन एवरेज सो रहा है तो इट मीन्स कि वो अपनी ज़िंदगी का 1/3 सो के गुजारता है। अब अगर एक इंसान डीप स्लीप नहीं लेता तो रिसर्चेस ये बताती हैं कि उसके अंदर नफ्सियाती मसाइल के अलावा कैंसर और ये जो दिल के अमराज हैं उनके बढ़ने के चांसेस 45% ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डीप स्लीप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब डीप स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है, डीप स्लीप क्या होती है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ और फिर मैं डीप स्लीप के लिए कुछ टिप्स भी बता दूँगा। ऐसा है भाई कि जब हम सोते हैं ना, तो सोते हुए ना 2 किस्म की स्लीप होती है। एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप और एक होती है रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप। 1952 में शिकागो में स्लीप के हवाले से रिसर्च हुई और इस हवाले से एक बड़ी शानदार रिसर्च है मैथ्यू वॉकर की, जो उसने अपनी किताब व्हाई वी स्लीप में डिस्कस की है। और उसने स्लीप पर 20 साल रिसर्च किया और 20 साल की रिसर्च के बाद उसने ये किताब लिखी और मैंने इस किताब से बहुत कुछ सीखा है। वो ये बताता है कि जब आप सोते हैं ना तो पहले 90 मिनट्स में ना आप नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप में होते हैं। ये स्लीप का पहला साइकिल होता है। फिर आप रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप में चले जाते हैं और ये वो स्लीप होती है कि जिसमें आपकी जो आई बॉल्स हैं वो मूव कर रही होती हैं। और ये वो स्लीप है कि जिसमें आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और आपका दिमाग जाग रहा होता है। और ये वो स्लीप है कि जिसमें आपको ख्वाब आते हैं। अब जब आप रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप लेते हैं तो ये वो डीप स्लीप होती है कि जब आप समझ लें कि आप फौत हो गए हैं, राइट? और आपको ख्वाब आ रही होती हैं और ख्वाब का आना इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है
कि वो रिसर्चर ये बताता है कि भाई अगर ख्वाब ना आए तो इंसान पागल हो जाए, चूँकि हमारे माइंड में बहुत सी जो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड से उस वक्त डिलीट हो रही होती हैं, उस वक्त आपके माइंड से निकल रही होती हैं जब आप ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। तो ये ड्रीमिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ड्रीमिंग कब होती है? जब आप रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप लेते हैं। जब आप रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप लेते हैं तो यही वो टाइम होता है कि जब आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिक मादे हैं वो आपका लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। ये वो स्लीप होती है कि जब आपके ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस और आपकी बॉडी के जो ब्रोकन सेल्स हैं उनकी रिपेयरमेंट हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि जो गहरी नींद है इसका होना बहुत ज़रूरी है। और अगर गहरी नींद नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर हमें नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ दीगर मसाइल भी फेस करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि गहरी नींद कैसे आए, ऐसी नींद कैसे आए कि जिसे हम कहते हैं ना घोड़े बेच के सो जाना। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। इसमें ना दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं अगर आपने गहरी नींद लेनी है। एक है भाई एक्सटर्नल फैक्टर और एक है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि आपके कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस हो। सेकेंड थिंग इज़ कि आपके कमरे में फुल डार्कनेस हो। अगर आपके कमरे में फुल डार्कनेस नहीं है तो इट मीन्स के जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है वो 23% कम होगी। इस पे बाकायदा अमेरिका की एक बड़ी अच्छी रिसर्च है। उस रिसर्च में ये बताया गया है कि हज़ारों लोगों की नींद की क्वालिटी को चेक किया गया और वो लोग के जो रात को सोने से पहले गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग के जो ऐसे कमरे में सोते हैं कि जहाँ पे लाइट चल रही होती है, उन लोगों में जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है वो 23% कम होती है और वो गहरी नींद में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने ब्लू लाइट होती है या आप किसी भी गैजेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग जागता है, जबकि आपका जिस्म जो है वो सुकून चाह रहा होता है। और मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम हो गई। मेलाटोनिन बेसिकली वो हार्मोन है कि जो नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है और आप के लिए नींद का बायस बनता है। आपको इसी हार्मोन की वजह से गहरी नींद आती है। और ऑब्वियसली जब ये मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम होगी तो आप गहरी नींद में नहीं जा पाएंगे। इसी तरह जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें एक फैक्टर ये भी है कि आप जिस कमरे में सो रहे हैं उस कमरे का टेम्परेचर जो है ना वो आपकी चॉइस के मुताबिक हो। आपने देखा है कि अगर बहुत सर्दी हो तो फिर भी अच्छी नींद नहीं आती और अगर आप गर्मी वाले माहौल में सो रहे हैं तो फिर भी आपको नींद नहीं आती। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी के मॉडरेट टेम्परेचर में नींद लेंगे तो फिर आपको मज़े की नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। और आप जिस कमरे में सो रहे हैं वो हवादार हो। तो ये कुछ हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब मैं इंटरनल फैक्टर की बात करता हूँ। देखें शायद जो इंटरनल फैक्टर है ना उसमें किसी भी इंसान को नींद उस वक्त नहीं आती कि जब वो इंसान ओवर थिंक करता है, जब वो इंसान रेसिंग थॉट्स का शिकार होता है, या जब वो इंसान खुदाना हादसा एंग्जाइटी या डिप्रेशन में होता है, या जब वो इंसान हाइपर स्ट्रेस को फेस कर रहा होता है। अब ये सारी की सारी बेसिकली नफ्सियाती बीमारियां, हाइपर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बेचैनी, बेसुकूनी, अफसुर्दगी, डिप्रेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो इसका मतलब है कि ओवर थिंकिंग, रेसिंग थॉट्स, डिप्रेशन जब आएगा तो उसकी बाई प्रोडक्ट क्या होगी कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो अगर आपने अपनी नींद को ठीक करना है तो इट मीन्स कि फिर आपको डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, हाइपर स्ट्रेस को, रेसिंग थॉट्स को, ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना होगा। आपको इससे छुटकारा पाना होगा। क्यों? क्योंकि एक इंसान जब हाइपर स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो उसमें जो बिहेवियरल चेंजेस आती हैं उन बिहेवियरल चेंजेस में एक चेंज ये भी आती है कि उसकी नींद उड़ जाती है, उसको नींद ही नहीं आती। तो इस पे तो है बहुत बात की जा सकती है, लेकिन ऑन अ वेरी ब्रीफ नोट के ऑब्वियसली अभी हम स्लीप पे बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ मैं टिप्स जो है वो शेयर कर देता हूँ गहरी स्लीप के लिए, डीप स्लीप के लिए। और ये टिप्स बेसिकली साइकोथेरापिक टिप्स हैं। एज अ साइकोथेरापिस्ट हम अपने जो कोचिस हैं उनको ये टेक्निक्स बताते हैं और इन टेक्निक्स की मदद से वो गहरी नींद में चले जाते हैं। तो एक तो ये है कि भाई आपने 3 बजे के बाद नहीं सोना। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सोने और जागने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। आप रात को लेट्स से कि 9 बजे सोती हैं तो अब आपको 9 बजे सोना है, और अगर आप सुबह 7 बजे उठती हैं तो आपको 7 बजे उठना है। लेट्स से कि आप रात को 9 बजे नहीं सोए, आप रात 2-3 बजे तक जागते रहे हैं, आप इंसोम्निया के पेशेंट हैं, आपको नींद ही नहीं आती,
लेकिन कुछ भी हो जाए आपने सुबह जो है वो 7 बजे उठना है। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं रात को 2 बजे सोया हूँ और अब मैं सुबह 11-12 बजे उठूँ ताकि मेरी नींद का कोटा पूरा हो जाए। आपने कोटा पूरा नहीं करना, आपने अपने स्लीप साइकिल को मेंटेन करना है। क्योंकि जिस तरह हम टाइम मैनेजमेंट के लिए क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह रब की ज़ात ने हमारे माइंड में एक स्लीप क्लॉक लगाया हुआ है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये स्लीप क्लॉक होता है जो आपकी स्लीप को मैनेज करता है। आपने देखा है कि हम जिन दिनों को 5-7 दिन रात को लेट सोते हैं तो कुछ दिनों बाद हमें फिर जल्दी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्लीप साइकिल है वो चेंज हो चुका होता है। तो आपने अपने स्लीप साइकिल को सबसे पहले मैनेज करना है कि आप तय कर लें कि मैंने कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। अब अगर रात को जल्दी नींद नहीं भी आ रही तो सुबह आपने उसी टाइम उठना है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपने फिर दिन 3 बजे के बाद नहीं सोना। फिर आपने क्या करना है कि रात जब आपने सोना है उससे 3 घंटे पहले जो भी आपने खाना पीना आप खा लें। फिर आप शाम के बाद आपने कैफ़ीन नहीं लेनी, आपने ये जो कॉफ़ी नहीं लेनी। क्योंकि जो कॉफ़ी है वो क्या करती है कि वो आपकी बॉडी में एडिनोसिन की प्रोडक्शन को जो है वो कम करती है। एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन बेसिकली हमारी बॉडी में वो केमिकल है कि जो स्लीप के प्रेशर को बढ़ाता है। आपने देखा है कि कई दफ़ा हम किताब पढ़ रहे होते हैं या हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें हल्की नींद आती है, फिर हम उस नींद को भगाने की कोशिश करते हैं, फिर हमें ज़्यादा ज़ोर से नींद आती है। फिर एक टाइम आता है कि हमारी बैटरी जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है और हम ऊँघना शुरू कर देते हैं। आपने देखा है ना? बिल्कुल। तो बेसिकली वो स्लीप का प्रेशर होता है। क्योंकि एडिनोसिन जब बहुत ज़्यादा पैदा होता है तो वो स्लीप प्रेशर इतना बढ़ता चला जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपको नींद आ जाती है। दैट्स द रीज़न कि वो लोग के जो ड्राइविंग करते हैं और लंबी ड्राइविंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि मोटरवे पे बार बार आपको ऐसे बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं कि अगर आपको ऊँघ आ रही है तो आप सो जाएं। तो आपको लगता यही है कि यार मुझे ऊँघ ही आ रही है ना, मैं अगर नहीं भी सोऊंगा तो क्या इशू हो जाएगा। लेकिन वो एडिनोसिन जो है ना वो आपके स्लीप प्रेशर को इतना बढ़ा देता है कि आप ड्राइविंग करते हुए सो जाते हैं। जैसा भी रिसेंटली मैं हमारी एक कस्टम ऑफिसर से बड़ी कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं साइमा आफ्ताब, शी इज़ कलेक्टर कस्टम्स। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उनको बैठे बैठे एक बड़ी बुरी खबर मिली कि उनकी एक बैचमेट थी, ऑडिट एंड अकाउंट्स उसमें थी, ऑडिट एंड अकाउंट्स में सर्व कर रही थी। तो वो रोड एक्सीडेंट में जो है ना उनकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो ड्राइवर था, जो इब्तदाई रिपोर्ट थी कि उसको नींद आ रही थी और वो नींद में जो है ना वो गाड़ी उसने ट्रक में मार दी। तो बहुत से ऐसे हादसा सिर्फ इस वजह से होते हैं कि जब आपका स्लीप प्रेशर बढ़ता है। लेकिन स्लीप प्रेशर को कम करने वाली कौन सी चीज़ें हैं कि आप चाय पी लें, आप कॉफ़ी पी लें। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने गहरी नींद लेनी है तो आपने शाम के बाद चाय कॉफ़ी नहीं पीनी। कोशिश करें कि आप लंच के बाद ये चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि ये जो कैफ़ीन है इसका असर हमारी बॉडी में 5 से 6 घंटे रहता है। हमारा लीवर इसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है, कैफ़ीन के असर को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये 40-45% हमारे अंदर रह जाती है। सो बेटर इसकी अगर आपने गहरी नींद लेनी है तो भाई आप ना पिएँ, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, आप मॉर्निंग कॉफ़ी ले लें, मॉर्निंग टी ले लें। तो एक चीज़ तो ये है। फिर इसमें ना कुछ देसी टोटके हैं कि आप अगर दूध में सौंफ मिला लें और उसको घोल के थोड़ा सा दूध को जोश दे के पी लें तो इससे गहरी नींद आ जाती है। फिर इसमें यह है कि आप अपनी मर्ज़ी के टेम्परेचर से अगर बाथ ले लेते हैं और बाथ लेने के बाद अगर आप सोते हैं तो उससे भी अच्छी नींद आती है। फिर एक ये भी देसी टोटका है कि भाई आप अगर सर में मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का मसाज करवा लें तो उससे भी अच्छी नींद आती है। तो इसके अलावा कुछ साइकोथेरेपिक टेक्निक्स मैं बता देता हूँ गहरी नींद के लिए कि भाई इसके बावजूद भी अगर किसी को गहरी नींद नहीं आ रही तो सिंपली आप क्या करें, बेड पे लेटें, अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें, आप अपनी आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके आपने अब डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग आपने किस तरह करनी है कि नाक के रास्ते से आप सांस अंदर लेके जाएंगे, इनहेल करेंगे और मुंह से आपने सांस को एक्सहेल करना है। लेकिन ये जो डीप ब्रीथिंग है ये आपने 4-7-8 फार्मूला यूज़ करते हुए करनी है। 4 सेकंड्स में आपने सांस को नाक के रास्ते से अंदर लेके जाना है और आपने अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, पूरी बॉडी को टाइट करना है। आपने फिर
7 सेकंड्स में उस सांस को रिटेन करने की कोशिश करनी है, उसको रोकने की कोशिश करनी है, और फिर आपने 8 सेकंड्स में मुंह के रास्ते से सांस को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना है, और इस दौरान आपने अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करना है। आई मीन इनहेल करते हुए बॉडी को स्ट्रेच करना है, टाइट करना है, और एक्सहेल करते हुए आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। और फिर आपने खुद को ये सजेशन देनी है कि मैं गहरी नींद सोता हूँ, आई टेक डीप स्लीप, आई टेक डीप स्लीप, मैं गहरी नींद सोता हूँ। तो ये एक बड़ी शानदार टेक्निक है, राइट। तो इस हवाले से दीगर भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक के वो इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए होती हैं। ये बासी साहब को शायद कोई इश्क का रोग तो नहीं लग गया जो इनको नींद नहीं आती। या मुझे वो गालिब का एक शेर याद आ रहा था कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब नींद, वो है इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, अच्छा, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह ज़बरदस्त। नहीं वो ये शेर ऐसा तो नहीं है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अच्छा, मैं समझ रहा था नींद तुमको ओके, अच्छा अगला सवाल है। आयशा ने फैसलाबाद से पूछा है कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है और लाइफ को मीनिंगफुल किस तरह बनाया जा सकता है। ओके, बड़ी सादा सी बात है। हम आयशा से ये कहेंगे कि भाई मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है बामकसद ज़िंदगी। अगर आप की लाइफ में कोई बड़ा गोल है, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि आप ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, तो इसका मतलब है कि आप एक बामकसद ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपके पास ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़लसफ़ा है, अगर ज़िंदगी गुजारने के हवाले से आपके पास एक कोहेरेंट वर्ल्ड व्यू है कि आपने एक होलिस्टिक लाइफ कैसे जीनी है, आपने अपनी ज़िंदगी को बावकार अंदाज से ब्लिसफुली जीने के लिए अगर कोई मकसद पाला हुआ है, तो ये मीनिंगफुल लाइफ है। अब इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो मोस्टली लोग कोई इतनी मीनिंगफुल ज़िंदगी नहीं जीते। उनकी ज़िंदगी 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, जिसको मैं विशियस साइकिल ऑफ लाइफ कहता हूँ। अब वो विशियस साइकिल ऑफ लाइफ क्या है कि भाई आप कमा रहे हैं, आप परचेज़ कर रहे हैं और आप कंज्यूम कर रहे हैं, बाइंग, परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग। तो इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द अगर आपकी लाइफ घूम रही है तो ये कोई मीनिंगफुल लाइफ नहीं होती, क्योंकि ये जो विशियस साइकिल है ना, ये आपको फिर पैसे का गुलाम बना देता है। ऑब्वियसली ना, अगर आप की लाइफ का मकसद ही ये है कि मैंने बाइंग करनी है, मैंने अपनी परचेजेबिलिटी बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, आप पैसे कमाने की धुन में लगे रहेंगे। ऐसे ही है, आप पैसा कमाएंगे, आपकी परचेजेबिलिटी बढ़ेगी, बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। तो ये तो ज़िंदगी ना हुई। ज़िंदगी तो ये है कि आप लाइफ को एक कोहेरेंट व्यू से देखें। आप देखें कि लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स में मैंने बैलेंस कैसे लेके आना है, और पैसे की अपनी इम्पोर्टेंस है, जितनी इम्पोर्टेंस है आप पैसे को उतनी इम्पोर्टेंस से, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी भी एक इम्पोर्टेंस है, आपकी जो हेल्थ है उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है, आप की जो सोशल लाइफ है उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये जो करियर, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ, आपकी एक पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर आप बैलेंस्ड अंदाज से लेके चलते हैं और ज़िंदगी जीने के हवाले से अगर आपके पास इल्म नाफ़े है, अगर आपके पास प्रोडक्टिव नॉलेज है कि यार मैंने ज़िंदगी को कैसे जीना है, मैंने ज़िंदगी के डिफरेंट डोमेन्स में बैलेंस कैसे लेके आना है, और फिर आप न सिर्फ अपने लिए जिएँ बल्कि आप इंसानियत के लिए जिए। आप को अल्लाह ने जो भी पोटेंशियल्स दिए हों, अल्लाह ने जो भी आपको मकाम मर्तबा दिया हो, आप उसमें दूसरे लोगों को शामिल कर लें, आप खैर का काम करें, आप खैर बांटना शुरू कर दें, आप इंसानियत को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मीनिंगफुल लाइफ। इस पे ना वो इनकी बड़ी अच्छी किताब है जापानीज़ की, इकिगाई। इकिगाई जो है वो किताब हेक्टर गार्सिया ने लिखी है, और बेसिकली इस किताब का फ़लसफ़ा ये है कि जापान में एक गांव है ओकिनावा। ओकिनावा गांव के लोग जो है वो न सिर्फ खुश व खुर्रम ज़िंदगी जीते हैं, ब्लिसफुल लाइफ जीते हैं, बल्कि उन लोगों की जो उम्रें हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा हैं। उनकी जो एवरेज एज है वो 100 ईयर्स है, राइट। अब उस पर रिसर्च हुई कि वो आखिर इतनी लंबी उम्र क्यों पाते हैं, और फिर वहाँ के जो बूढ़े हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, वहाँ के लोग बड़े ही शानदार खुशगवार ज़िंदगी जीते हैं। तो पता ये चला कि वो लोग लंबी उम्र इसलिए पाते हैं, उन लोगों में खुशगवारी का एहसास इसलिए ज़्यादा होता है कि वो लोग बामकसद ज़िंदगी जीते हैं, उनके पास ज़िंदा रहने का कोई जवाज़ होता है,
राइट। तो जब आपके पास लाइफ में मीनिंगफुलनेस होती है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ फिर आपकी लाइफ में ब्लिसफुलनेस लेके आती है, हैप्पीनेस लेके आती है। और इस पे स्वीडन की एक बड़ी अच्छी रिसर्च है कि जब आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुलनेस होती है तो आपकी जो उम्र है वो 10 साल बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि भैया अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं और अपनी उम्र में इजाफा करें। बड़ी शानदार है ये फ़लसफ़ा कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये मीनिंगफुल लाइफ हो जाएगी। आपके जो अशार है ना वो दिल को मोह लेने वाले होते हैं और दिल करता है कि आपसे शायरी सुने। मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि एक शायरी पे हम सेगमेंट रखें और उस पे ना आप मुझे मज़े मज़े के शेर सुनाएं, चूँकि आपकी अदायगी माशाल्लाह इतनी शानदार होती है कि आप एक एक लफ्ज़ का हक अदा करते हैं। थैंक यू। सो इट्स ऑलवेज प्लेजेंट टू हियर यू। थैंक यू। राना इश्तियाक साहब ये पूछते हैं कि ये माइंडफुलनेस क्या होती है और इसको ज़िंदगी में किस तरह अप्लाई किया जा सकता है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहिद। माइंडफुलनेस के हवाले से ना बड़ी हम बात सुनते रहते हैं और जो योगा एक्सपर्ट्स हैं जो माइंडफुलनेस पे काम कर रहे हैं वो भी इस पे काफ़ी लिटरेचर लिखते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस हवाले से जो अपने 2 सेंट्स दूँ वो बड़े ही सादा अंदाज में दूँ ताकि एक आम आदमी अपनी लाइफ को ज़्यादा माइंडफुल बना सके। गो के इस पे एखा टोले की बड़ी शानदार किताब है द पावर ऑफ नाउ। और अगर मैं माइंडफुलनेस को मीनिंगफुली आपके साथ डिफ़ाइन करूं तो इसका मतलब है कि लम्हा मौजूद में रहना। आपने माजी में नहीं रहना, आपने मुस्तकबिल में नहीं रहना, बल्कि आपने ज़माना हाल में रहना है। अगर मैं इसके मीनिंग डिफ़ाइन करूं तो माइंडफुलनेस कहते हैं हाजिर दिमागी को, हाजिर ज़हनी को। अब थोड़ी देर के लिए ना हम माइंडफुलनेस से निकल के ना हम माइंडलेसनेस को डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपने कहा है ना कि हम अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को कैसे लेके आ सकते हैं। तो हम माइंडफुलनेस को तो डिफ़ाइन कर चुके हैं कि भैया आपने लम्हा मौजूद में रहना है, आपने हाल में रहना है, आपने मादी में नहीं रहना, मादी की सोचों में नहीं गिरे रहना, मादी के इवेंट्स को जो है ना आपने नहीं कोसते रहना, मादी की तल्ख यादों में नहीं रहना, आपने पास्ट मैनेजमेंट करते हुए अपने मादी को दफन कर देना है और आपने मुस्तकबिल में भी नहीं रहना। चूँकि अगर आप मादी में रह रहे हैं तो इसका मतलब है आप स्ट्रेस में रह रहे हैं। अगर आप मुस्तकबिल में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, आपके अंदर एक बेचैनी बेसुकूनी है। मुस्तकबिल में रहने का क्या मतलब है कि आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं DSP कब बनूंगा, मैं DIG हूँ, मैं एडिशनल IG कब बनूंगा, मैं DC हूँ, मैं कमिश्नर कब बनूंगा, मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ तो मैं कलेक्टर कब बनूंगा, राइट। मैं मैनेजर हूँ तो मैं CEO कब बनूंगा, मैं ऑपरेशनल मैनेजर कब बनूंगा, मैं CFO कब बनूंगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 5 मरले का घर है तो मैं DHA बहरिया में 1 कनाल का घर कब बनाऊंगा, मेरे पास मेहरान है तो मैं ऑडी कब लूँगा, मैं और कौन सी अच्छी रेंज रोवर जो आपकी पसंद की है, रेंज रोवर, यस, रेंज रोवर कब लूँगा। और रेंज रोवर आ जाए तो फिर आप सोचेंगे भाई आप हेलीकॉप्टर कब लेंगे, या आप लैम्बोर्गिनी कब लेंगे, रोल्स रॉयस कब लेंगे। सो जब आप माजी में रहते हैं, माजी की सोचों में गिरे हुए रहते हैं, माजी की तल्ख यादों को आप ताज़ा रखते हैं, माजी के तल्ख वाक़यात को आप ताज़ा रखते हैं, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। माइंडफुलनेस ये कहती है कि आपने माजी में नहीं रहना, माजी के चैप्टर्स को क्लोज़ कर दें। मादी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप मादी में रहेंगे तो आप अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे। वो मेमोरीज़ अगर अच्छी हैं तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, लेकिन अगर वो मेमोरीज़ जो है वो तल्ख मेमोरीज़ हैं तो वो मेमोरीज़ आपको स्ट्रेस देंगी, राइट। बिल्कुल। और अगर आप मादी में रह रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपके जो मादी की तल्ख यादों के ज़ख्म है वो हरे रहेंगे। और अगर आप मुस्तकबिल में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो आपके पास है आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, जो नहीं है आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। एक बंदा है वो अपनी इंस्पेक्टरशिप को, अपनी DCशिप को, कमिश्नरशिप को एंजॉय नहीं कर रहा। वो ये सोच रहा है कि मैं DSP कब बनूंगा, मैं कमिश्नर कब बनूंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी कब बनूंगा, मैं DIG से एडिशनल IG या IG कब बनूंगा। तो जो उसका मकाम, मर्तबा या जो उसका माली स्टेटस है वो उसको एंजॉय करने की बजाय वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है जो चीज़ उसके पास है ही नहीं। मतलब आपके पास मेहरान गाड़ी है और आप उसकी राइड से इंजॉय होने के बजाय आप ये सोच रहे हैं कि रेंज रोवर कब आएगी। भाई जब वो आएगी ना आपने तब भी अनहैप्पी रहना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड नहीं है।
माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर ग्रैटिट्यूड पैदा करना है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जो है आप उसका शुक्र अदा करें। माइंडफुलनेस हमें ये सिखाती है कि एक एक लम्हे को एंजॉय करें। मैं शाहिद अक्सर एक बात किया करता हूँ कि यार जिस बंदे ने ज़िंदगी जीनी है ना, वो ये ना सोचे कि माजी में क्या हुआ था या मुस्तकबिल में क्या होगा। भाई हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। आप 1 सेकंड की या मैं 1 सेकंड की गारंटी दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, हम 1 सेकंड की गारंटी नहीं दे सकते। तो यार क्यों ना हम ऐसा करें कि जो लम्हा है उसको जी लें। मतलब मैं अभी आपको कॉफ़ी पिलाऊं और आप कॉफ़ी का एक एक सिप इंजॉय करने के बजाय ये सोचें कि शाम को मैंने फ़लाँ जगह पे डिनर करना है, वो कैसा होगा, या फ़लाँ जगह पे मैंने मीटिंग पे जाना है, राइट। तो आप कॉफ़ी को तो एंजॉय नहीं करेंगे। आप बेगम के साथ बैठे हुए हैं और बेगम ने आपको इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना के दिया है, आप उस ब्रेकफास्ट का एक एक बाइट एंजॉय करने के बजाय आप ये सोचेंगे यार आज मैंने उर्दू का लेक्चर देना है और लेक्चर जो है ना वो बड़ी टफ़ क्लास को देना है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपने वो नाश्ते का मज़ा नहीं लिया, ऐसे ही आपने उस कॉफ़ी का मज़ा नहीं लिया। मैं वॉक कर रहा हूँ और मैं वॉक करते हुए हवा के लम्स को फ़ील करने के बजाय, फूलों की रनाई खूबसूरती को देखने के बजाय, मैं दरख्तों की ग्रीनरी को देखने के बजाय, मैं उस घास की शगुफ्तगी को, उसकी सुबह उस पे पड़ी हुई शबनम की ताजगी को, ठंड को महसूस करने के बजाय मैं ये सोचूं कि मैं ऑफिस से लेट ना हो जाऊं, मुझे निकलना चाहिए, तो इसका मतलब है मैं लम्हा मौजूद में नहीं रह रहा, मैं ज़िंदगी के एक एक पल को एंजॉय नहीं कर रहा। मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं उनके लम्स को फ़ील करने के बजाय, उनकी प्रेजेंस को फ़ील करने के बजाय मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने फ़लाँ जगह पे ट्रेनिंग देनी है, अभी उसकी प्रेपरेशंस करनी है। और भाई जिस लम्हे में हो उस लम्हे को जी लो, इस चीज़ का नाम है माइंडफुलनेस। अब वो जो मैं माइंडलेसनेस की बात कर रहा था ना, मैं उसकी कुछ शक्लें बता देता हूँ। आपके सामने पुलाव पड़ा हुआ है, बड़ा मज़े का पुलाव कबाब पड़ा हुआ है, बेगम ने बनाया है, और आप पुलाव खा रहे हैं और साथ आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है ना वो प्ले किया हुआ है, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल है। अब आप पुलाव भी खा रहे हैं और मैच भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप माइंडलेसली खाना खा रहे हैं। $1 मिलियन की बात मैंने की है, बहुत शानदार। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि हम आजकल सारे काम माइंडलेसली कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम इवन गाड़ी चला रहे हैं और माइंडलेसली चला रहे हैं। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम माइंडलेसली नमाज़ पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों को पता ये चलता है कि उन्होंने अल्लाह अकबर पे नमाज़ शुरू की थी और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैह पे उन्होंने नमाज़ ख़त्म की है, और वो ऑटोमेटिक मोड पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। उनको नहीं पता कि मौलवी साहब ने कौन सी सूरत तिलावत की है, सिर्फ उनके कान सुन रहे हैं, उनका दिल या उनका दिमाग नहीं सुन रहा। वो माइंडलेसली नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, हम माइंडलेसली खाना खा रहे हैं, माइंडलेसली नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम बहुत से काम अपने माइंडलेसली कर रहे होते हैं। इवन जब हम दूसरों से मिलते हैं ना, तो हमने कुछ जुमले रट लिए हुए हैं, चीमा साहब कैसे हैं, चट्टा साहब कैसे हैं, क्या हाल अहवाल है। हम माइंडलेसली ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि यार हमने ये बात दिल से कहनी है, हमने इमोशंस के साथ कहनी है। तभी तो मिलते हुए दूसरे शख्स को हमारे जो एक फील आता है ना मिलते हुए, वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम ये सारे काम माइंडलेसली कर रहे होते हैं। तो हमारी जो लाइफ है ना वो ऑटोमेटिक मोड पे चली गई है। हम रूटीन के कैदी बन चुके हैं। जब एक इंसान रूटीन का कैदी बन जाता है, ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है, तो वो कोई भी काम कर रहा होता है तो वो काम कर जाता है, उसको काम करने का मज़ा नहीं आता। आपके सामने ताज़ा कटा हुआ चौंसा हो, ठंडा, ठीक है, और आप चौंसा आम खा रहे हैं और उसके साथ साथ आप मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो ना पॉडकास्ट का मज़ा आएगा और ना आपको चौंसा आम खाने का मज़ा आएगा। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी काम को इतना डूब के करो कि उस काम को करने का मज़ा आ जाए। ये है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस का जो फ़लसफ़ा है ना, जब आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो फिर आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार, ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। ठीक है, मतलब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ना एक दफ़ा एक जगह पे गया तो वहाँ पे बड़े शानदार दरख्त थे, मतलब पार्क था, बड़े खूबसूरत दरख्त थे। तो मैंने जो है ना अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार कितने खूबसूरत दरख्त हैं, क्या खूबसूरत दरख्त है। तो उसने ना आगे कहा, कहता है यार तुम दरख्तों की तारीफ़ कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने पहली दफ़ा देखे हैं।
मैंने कहा तुम मेरी नज़र से नहीं ना देख रहे, क्योंकि मैं जब किसी भी चीज़ को देखता हूँ ना या मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं डूब जाता हूँ फिर बिल्कुल। आई मीन कि इस वक्त मुझे कोई नहीं है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मैं आपके साथ गुफ्तगू में डूबा हुआ हूँ। जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे कोई पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, आंधी है, तूफ़ान है, बारिश है, कितने घंटे टाइम हो गया। इसको हम कहते हैं फ़्लो की कैफियत में आना। फ़्लो की कैफियत में आने से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, आपकी टॉक्स में की मोटिव वैल्यू भी आ जाती है, राइट। तो माइंडफुलनेस जो है ना, ये आज के दौर में होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, स्पेशली ये जो ADHD का शिकार हैं, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है बच्चों के अंदर, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह ये है कि जब वालिदैन अपनी लाइफ को माइंडलेसली जीते हैं तो बच्चे देखते हैं कि यार अब्बा जी जो है ना वो एक साथ दफ्तर का काम भी कर रहे हैं, साथ खाना भी खा रहे हैं, साथ TV भी चला हुआ है, साथ साथ वो बातें भी कर रहे हैं, तो वो कोई भी काम आप ढंग से नहीं कर रहे होते। तो आई बिलीव के फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए माइंडफुलनेस का होना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त, लम्हा मौजूद की ताकत पे बात कर रहे थे और बहुत शानदार आपने ये बातें बताई। आमिर साहब ने ये सवाल किया और सवाल बड़ा शानदार है और असर हाजिर के तनाजुर में कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं इसमें कुछ आपको ऐसे लोग भी दिखाई देंगे कि जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बाज़-औक़ात बना रहे होते हैं। तो उनका ये पूछना है कि अपनी औलाद को इस सोसाइटी के शर से कैसे बचाया जा सकता है। ओना ब्रीफ नोट वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अपनी औलाद को आज के दौर के फितने से, फसाद से कैसे बचाया जाए। देखो यार, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आधा इल्म है वो सवाल में होता है, और अच्छा सवाल जो है ना वो इल्म का माहिज होता है। अब इनका जो सवाल है इसको ना मैं बड़ा ही डिटेल के साथ जवाब देना चाहूँगा। देखें शाहिद, बात यह है कि अगर हम मौजूदा सोसाइटल डायनामिक्स को देखें, सोशल DNA को देखें, आप देखें कि रिसेंटली इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कितना एक अफसोसनाक हमें चैप्टर मिलता है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो कितने बड़े धंधे में इन्वॉल्व है कि जिसमें हमारी बेटियों की जो अस्मतें हैं, जो इज़्ज़तें हैं वो पमाल हो रही हैं, जिसमें उनको सेक्सुअली हैरास किया जा रहा है। और ये जो सेक्सुअल टॉर्चर है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इस किस्म के वाक़यात का रिपोर्ट होना न सिर्फ तालीमी इदारों में बल्कि हमने देखा है कि दफातर में, और फिर यू टॉक्ड अबाउट सेक्सुअल अब्यूज़ अमंग्स चिल्ड्रन, तो ये इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये बड़े रिपोर्ट होते हैं। और अभी आपने सेक्सुअल अब्यूज़ की बात की है तो मैं होम डिपार्टमेंट पंजाब की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि होम डिपार्टमेंट पंजाब की रिपोर्ट्स ये बताती है कि पंजाब में रिसेंटली जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और 1390 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और उन 1390 केसेस में 69% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है वो लड़कों के साथ हुआ है। और उसमें जो 4-5 सिटीज़ जो उन्होंने हाईलाइट की हैं, जो उन्होंने रेड मार्क की हैं, उसमें गुजरांवाला टॉप पे है, दूसरे नंबर पे DG हाँ है, तीसरे नंबर पे फैसलाबाद, और फिर आई थिंक मुल्तान है, और फिर लाहौर। मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं, और गली मोहल्ले में आई मीन के सोसाइटी में हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, कि बच्चे जो हैं वो ऐसे पेडोफिलिक लोगों को फेस कर रहे हैं कि जो आई मीन बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। बाय द वे, ये जो पेडोफिलिक ये वो कैरेक्टर होता है कि जो नॉर्मल जिनसी ताल्लुक़ नहीं कायम कर पाता, तो वो बच्चों के साथ अपनी इस लस्ट को पूरा करता है, वो बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है। तो अब देखें ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ये तो एक चीज़ है ना, मतलब उन्होंने कहा है कि जी मौजूदा दौर के फितने और फसाद से कैसे बचाया जाए। तो देखें शाहिद, इसमें ना मेरी बात याद रखें कि हमें ना पेरेंट्स को फॉर गॉड सेक हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। हमें ये सीखना पड़ेगा कि औलाद बायोलॉजिकली अल्लाह आपको दे देता है, आप अल्लाह की तौफीक से माँ बाप बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप बनने के बाद आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम,
सबसे बुनियादी और सबसे जो कीमती रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी अपनी औलाद की तरबियत है। लेकिन मसला ये है कि हम उनकी मटीरियलिस्टिक नीड्स को तो पूरा करते हैं, लेकिन हम उनकी रेजिंग के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से या तो नाबल्द होते हैं या हम अनएजुकेट होते हैं, या अगर हम एजुकेटेड भी हैं तो हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। और हमारी औलाद जो है वो सोसाइटी के रहमो करम पे होती है। हमारी औलाद जो है वो जब हम उनको एजुकेट नहीं करते तो सोसाइटी फिर उनको एजुकेट करती है, और सोसाइटी वहीं एजुकेट करती है जो सोसाइटी के ट्रेंड्स होते हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं। और जिस तरह सोसाइटी में आपने भेड़ियों का जिक्र किया है, तो सोसाइटी में तो हर जगह पे आपको इस किस्म के कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कैरेक्टर लेस इंसान हैं। बच्चे और हमारी बेटियां जो हैं वो उनके रहमो करम पे हैं, राइट। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक टू रेज आवर चिल्ड्रन होलिस्टिकली, कि वो आज के दौर के फितने और फसाद से बच सके। तो उसमें पहला जो स्टेप है, जो पहली रिक्वेस्ट है मेरी माँ बाप से, कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करें। आप जब इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपनी औलाद के गले में वो मोहब्बत की रस्सी डाल दी है कि आपकी औलाद सोसाइटी के फितनों से न सिर्फ बाज रहेगी, बल्कि कोई भी इंसान उनको इमोशनली हाईजैक नहीं करेगा, कोई भी इंसान उनको मेंटली हाईजैक नहीं करेगा। चूँकि जब आप अपनी औलाद के साथ इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप नहीं करते तो आपकी औलाद के अंदर जज्बाती भूखापन पैदा होता है, इमोशनल स्टारवेशन पैदा होती है, आपकी औलाद ताल्लुक़ को तरसी हुई होती है। और कोई भी इंसान, भेड़िया इंसान, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पे आपके बच्चों को इमोशनली, मेंटली हाईजैक करता है। और आपके बच्चे इमोशनली इतने वीक होते हैं कि उनका लोकस ऑफ कंट्रोल उनके पास होता ही नहीं है। और कोई भी इंसान उनको हाईजैक करते हुए वो क्या करता है, उनको किसी न किसी गलत काम पे लगा देता है। ये जो बहुत से बच्चे ड्रग्स एडिक्शन में जाते हैं, ये क्यों जाते हैं? पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 70 लाख नौजवान ड्रग्स एडिक्शन का शिकार हैं। अब ये कौन से नौजवान हैं? ये वो नौजवान हैं कि जिनको घर से प्यार, मोहब्बत, शफकत, केयर और ट्रस्ट नहीं मिला है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स का चुनाव किया है, प्यार, मोहब्बत, शफकत, ट्रस्ट और केयर। जब आपको ये चीज़ें घर से नहीं मिलती तो फिर आपके अंदर इमोशनल स्टारवेशन होती है, फिर कोई ना कोई इंसान आपको हाईजैक करता है और वो आपको किसी गलत काम पे लगा देता है। ये जो बहुत से नौजवान बुलिंग करते हैं, बहुत से नौजवान जो क्राइम्स की तरफ आते हैं, आपको पता है कि मैं डिफरेंट जेल्स में जाता हूँ, और इवन ये जो होमिसाइड हैं, जो कत्ल के मुजरिम होते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग के लिए भी जाता हूँ, और प्रिजन डिपार्टमेंट के साथ मेरी एक एंगेजमेंट रहती है। तो जब मैं डिफरेंट सुप्रिटेंडेंट्स, जेल सुप्रिटेंडेंट से टॉक्स करता हूँ तो उसमें छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र के और हर टाइप का मुजरिम जो है ना वो डिस्कस हो रहा होता है। तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि ये लोग जराइम की तरफ क्यों आते हैं। फिर एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी इंसान जुर्म की तरफ उस वक्त आता है जब उस इंसान को घर से प्यार, मोहब्बत, शफकत नहीं मिलती, जब उस इंसान की रेजिंग ठीक नहीं होती, जब उस इंसान के साथ किसी न किसी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, जब उसको इनजस्टिस का सामना होता है। तो वो इनजस्टिस घरों में भी होता है, राइट। तो मैं माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करें। और इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप जब हो जाती है ना तो उसके कुछ साइंस हैं। अगर आपकी अपनी औलाद के साथ इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप हो चुकी है तो आपकी औलाद आपकी टुगेदरनेस को एंजॉय करेगी। आप घर में आएंगे तो वो इधर उधर नहीं घुस जाएंगे कमरों में, वो आपको देख के उनके चेहरे पे स्माइल आएगी, वो आपके साथ वक्त गुजारना चाहेंगे, वो आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको अवॉइड नहीं करेंगे। और फिर इसकी एक अलामत ये भी है शाहिद कि आपके बच्चों के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको कहना नहीं पड़ता कि बेटा आई वांट कि आपका A+ ग्रेड आए। वो कहते हैं कि यार बाबा ये चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढूं, मैं अजीम इंसान बनूं। तो उनके लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपके लिए कुर्बानी देना जानते हैं, वो आपसे शेयरिंग करते हैं, वो हर बात शेयर करेंगे, वो आपसे कोई बात छुपाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ बॉन्डिंग ऐसी डेवलप की है कि वो बजाय इसके कि किसी मिस्टर ABC से कोई बात शेयर करें, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उनके पास कोई हाइडिंग प्लेसेस नहीं होती, वो आपसे कोई बात छुपाएंगे नहीं। तो प्लीज़ फॉर गॉड से पहला स्टेप ये है कि एक बॉन्डिंग डेवलप करें। दूसरा स्टेप इसमें यह है भाई कि प्लीज़ फॉर गॉड से आप अपनी औलाद को एतमाद दें।
मैंने ये पॉइंट डिस्कस नहीं था करना। मैं ये पॉइंट बड़े बोझिल दिल के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो वाक़या हुआ है, जहाँ पे ये वाक़या हमें बताता है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं कि जो हमारी बेटियों की इज़्ज़तों के साथ खेल रहे हैं कि 5500 लड़कियों की ल्यूड वीडियोस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, वो बरामद होती हैं एक शख्स के मोबाइल से। तो बाकी जो लोग वहाँ पे इस धंधे में इन्वॉल्व हैं उनके मोबाइल से क्या क्या कचरा निकलेगा। अब ये जो मैंने कॉन्फिडेंस की बात की है, मैंने ये कॉन्फिडेंस की बात इसलिए की है कि बहुत सी बेटियाँ, बहुत से बच्चे सिर्फ इस वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करते हैं कि उनके अंदर ये एतमाद नहीं होता कि वो किसी गलत को गलत कह सकें, किसी बुरे काम को बुरा काम कह सकें। देखें शाहिद, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि स्टेज पर आकर तकरीर कर दो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपके सामने अगर कोई बुरा काम हो रहा है तो आपके अंदर ये जुर्रत हो कि आप उस काम को कह सको कि ये बुरा है, या आपको कोई शख्स बुरा काम करने पे आमादा कर रहा है, आपको परसुएट कर रहा है, आपको कन्विंस कर रहा है, तो आप उसको शट अप कॉल दे सकें, आप बुराई को बुराई कह सकें। बिल्कुल। देखें, जब एक चीज़ सोसाइटी में आम हो जाती है ना, या बुराई आम हो जाती है, तो फिर आपको हक सच पे खड़ा रहने के लिए भी एतमाद चाहिए। अगर आप हक सच पे खड़ा नहीं रह पा रहे तो इसका मतलब है आप में एतमाद नहीं है, आप एक बुज़दिल इंसान हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप को बच्चों को एतमाद देना चाहिए। अगर माँ बाप बच्चों को एतमाद दे दें तो क्या बच्चे माँ बाप के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे कि फ़लाँ शख्स हमें बुराई पे आमादा कर रहा है? और फिर क्या ये एतमाद बच्चों के अंदर ये करेज और ये जुर्रत नहीं पैदा करेगा कि बच्चे किसी को ना कह सकें? अब बहुत सी बेटियां, बहुत से बच्चे किसी गलत काम को या किसी अब्यूज़र को इसलिए नहीं ना कह पाते कि उनके अंदर वो जुर्रत ही नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और उनके माइंड में ये भी होता है कि हम अपने पेरेंट्स को अगर बताएंगे तो वो तो हमारा बुरा हाल करेंगे। वो डरते हैं, उनकी बॉन्डिंग ही नहीं होती, वो छुपाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं एक शेम भी है सोसाइटी में कि अगर बताएंगे तो मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। के जो विक्टिम है वो ये सोच रहा है बजाय इसके कि अब्यूज़र को शर्म आए। अब मैं कुछ सख्त वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, उस गलीज और दरिंदा इंसान को शर्म आनी चाहिए कि जो इस किस्म के काम कर रहा है। उल्टा जो विक्टिम है वो ये शर्म खा रहा है, वो शेम फील कर रहा है कि भाई मतलब मैं अगर अपने पेरेंट्स को या किसी को बताऊंगा या बताऊंगी तो इसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। तो शाहिद, मैं हैरान हूँ कि वो कौन से वालिदैन हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को इतना भी एतमाद नहीं दिया कि बच्चे अपने माँ बाप से आके शेयरिंग कर सकें और वो बता सकें कि कोई दरिंदा सिफ्त इंसान उनको ब्लैकमेल कर रहा है। अब बहुत सी बेटियाँ अपने माँ बाप से इस वजह से भी शेयर नहीं करती कि उनके अंदर ये डर होता है कि अगर हमने शेयर किया तो हमारा यूनिवर्सिटी जाना बंद होगा, हमारे माँ बाप हमारी तालीम छुड़वा देंगे। चूँकि आई बिलीव के इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी अभी तक बहुत से पाकिस्तान में ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे बच्चों की तालीम को डिस्करेज किया जाता है और बच्चियाँ बड़ी स्ट्रगल करती हैं, हमारी बेटियाँ बड़ी स्ट्रगल करती हैं, अपने माँ बाप को कन्विंस करती हैं कि हमने दूसरे शहर पढ़ाई के लिए जाना है। तो ऑब्वियसली जब वो इस किस्म की बात आके बताएंगी तो माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप यही करेंगे ना कि भाई यूनिवर्सिटी में तो माहौल ठीक नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी में ना जाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आपको रूट कॉजेज़ को डिफ़ाइन करना है। आप रूट कॉजेज़ को डिफ़ाइन करेंगे तो फिर आपको मसले का हल भी मिलेगा। आप अपने बच्चे को एतमाद इतना दें कि वो यूरोप चला जाए, अमेरिका चला जाए, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी या दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, कोई इंसान उसके साथ बुराई करने की कोशिश करे, बुरा कहे या बुरा काम करने पे मजबूर करे, तो वो उसको शट अप कॉल दे और वो आपके साथ शेयर करे और आप उसका जो है वो सदेबाब कर सकें, आप उसको ना कह सकें। देखें, हम किसी को ना क्यों नहीं कह पाते, इस पे वो बड़ी अच्छी किताब है स्टीवन हॉपकिंस की, हाउ टू से नो। वो ये कहता है कि बहुत से लोग सिर्फ इस गिल्ट में रहते हैं कि यार अगर मैंने उसको ना कह दी तो मतलब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, और वो इस वजह से स्ट्रेस में रहते हैं कि यार मैं किसी को ना क्यों कहूँ। तो भाई आप किसी को ना उसी वक्त कहेंगे ना कि जब आपके अंदर वो जुर्रत होगी, वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये काम मुझे करना है और ये काम नहीं करना है, ये काम मेरी वैल्यूज़ के साथ मैच करता है और ये काम मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है।
तो आप बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। अब कॉन्फिडेंस देने के लिए आपने बच्चों को कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई पिल नहीं देनी। कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको इज्जत दें। कॉन्फिडेंस देने के लिए आप उनको अनकंडीशनल इज्जत दें। हमारा जो इज्जत का पैमाना है ना, वो भी बड़ा कंडीशनल है। मतलब जो बच्चा जितना हुक्म बजा लाएगा उसको उतनी इज्जत मिलेगी। और भाई इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो आपको देनी चाहिए। आज आप इज्जत देंगे, आपकी औलाद इतनी पूरे तमाद होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में बच्चों को इतना ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनकी इतनी तजलील की जाती है कि बच्चों का एतमाद बिल्कुल शक्ल हो जाता है। आपने बच्चे को पूरे एतमाद बनाना है, आप बच्चे को अनकंडीशनल रिस्पेक्ट दें, अनकंडीशनल लव दें। आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो प्यार है, वो किसी चीज़ के साथ नथी नहीं होना चाहिए। आप बच्चों को फील करवा दें कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, तुम जो भी हो, तुम जैसे भी हो, तुम कुछ भी करके आओगे ना, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। तुम बड़े से बड़ा गलत काम करके भी आओगे ना, तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। लेकिन जब आप बच्चे को ये फील नहीं करवाएंगे, तो बच्चा गलत काम अगर कर रहा है या किसी वजह से उस गलत काम में इन्वॉल्व हो गया है, तो उसको तो डर रहेगा। या अगर कोई इंसान उसको गलत काम करने पे मजबूर कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माँ बाप से कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको इज़्ज़त दें, उनको अनकंडीशनल रिस्पेक्ट दें, उनको अनकंडीशनल प्यार दें, मोहब्बत करें और उनको एतमाद दें, उनके कहे का एतबार करें। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप जो है ना, वो शाहिद, इट्स ऑल अबाउट जो आपने कहा है ना अभी के बहुत से बच्चे जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ का भी निशाना बन रहे होते हैं। तो मैं यार ये कहता हूँ कि मौजूदा दौर में अपनी औलाद को मुआशरे के फितनों से बचाने के लिए ना, माँ बाप को बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं अपने दोनों बेटों को कराटे क्लास में भेजता हूँ। माशाल्लाह मूसा एल्डर वन ही इज़ अबाउट 8 years old और जो यंगर वन मोहम्मद ईसा रफ़ात है ही इज़ अबाउट 7 years old ना। तो मैंने दोनों को कराटे क्लास में भेजा है। और फिर वो सेल्फ़ डिफेंस तो वहाँ पे ये सीखेंगे। उसके अलावा हमने बाकायदा उनको एजुकेट किया है, हमने उनको बताया है कि ये सेल्फ़ डिफेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। और फिर इस सेल्फ़ डिफेंस में 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि आप बच्चे को भरपूर मौका दें कि बच्चा स्पोर्ट्स कर सके, गेम्स कर सके। आप उसकी जो फूड की ज़रूरियात हैं वो अच्छी पूरी होनी चाहिए। बच्चा सेहतमंद हो, उसको पता हो कि अगर कोई मेरे साथ हैंकी फैंकी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसका हिसाब किताब ज़रा सही तरीके से पूरा करूँगा। ठीक है। अब देखें ना, अगर बेटियों को सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग हो, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अगर कोई घटिया और दरिंदा इस किस्म की बात करे किसी बेटी से और बेटी ने सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग ली हो, तो उसका वो तिया पांचा उधर ना करे, बिल्कुल उसको वहाँ पे वो मारे के उसकी 7 नस्लें याद रखें। बेटों को सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग दे। ठीक है। हम इस बारे बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं रखते। फिर इसमें नेक्स्ट चीज़ है ना जो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है यार कि हमें ना बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। अच्छा, जब भी हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो जो एक पैराक्टिकल माइंडसेट है ना, जो एक फरसूदा दिमाग है, उसके माइंड में ना लस्टफुल थॉट्स आ जाते हैं कि जब भी सेक्स का वर्ड सुनते हैं तो बड़ा ना वो अजीब किस्म की सोच, अजीब किस्म का थॉट प्रोसेस होता है ऐसे लोगों का। और भाई सेक्स एजुकेशन देना बुरी बात नहीं है। इस्लाम में, कुरान में ये सारी चीज़ें ओपनली डिस्कस की गई हैं। हमें क्यों शर्म आती है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि माँ बाप अपने बच्चों के सामने इतनी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमारे गांव में हमने देखा है बहुत से घरानों में बच्चों के सामने एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। शौहर बीवी को गालियाँ दे रहा होता है, या घर का कोई बड़ा है वो खुलेआम गालम गलोच यूज़ कर रहा होता है। हमारे एक दोस्त हैं तो वो कहता है कि मैं तो अपने अब्बा जी से कहता था, अब्बा जी आपने ना गालियों में PhD की हुई है, और मेरे दादा तो उससे भी बड़ी बड़ी गाली निकालते थे। हम बच्चों के सामने गालम गलोच कर लेंगे, लेकिन हम उनको सेक्स पर एजुकेट नहीं करेंगे। अब सेक्स एजुकेशन क्या है यार? सेक्स एजुकेशन में ना आपने सेक्स को मौजू नहीं बनाना होता। ये हम लोगों की ना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। सेक्स एजुकेशन में बच्चों को आपने बताना होता है कि बेटा लड़के और लड़की में क्या फ़र्क है। वैसे तो फितरी तौर पर जब एक बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो उसको अपने जेंडर का पता होता है, उसको अपने जेनिटल्स का पता होता है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि सेक्स एजुकेशन में आपने बच्चे को बताना होता है गुड टच बैड टच के बारे में, कि बेटा अगर कोई भी इंसान आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, कोई भी इंसान अगर आपकी बॉडी को टच कर रहा है और सहला रहा है, कोई भी इंसान अगर आप
आपको ज़बरदस्ती हक कर रहा है, ज़बरदस्ती आपको किस कर रहा है, ज़बरदस्ती आपके जिस्म को ग्रूप कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान ठीक नहीं है। वो इंसान चाहे कोई भी है, तो आपने उसको शट अप कॉल देनी है। आपने उसको कहना है कि खबरदार तुमने नेक्स्ट मेरे से इस तरह ट्रीट किया, और आपने उसकी किसी धमकी में नहीं आना। वो आपको डराएगा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगा और तुम ये ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन आपने उसके ड्रावे में नहीं आना, क्योंकि आपने उसको बता दिया है ना कि बेटा इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें कसूर उस शख्स का है। चूँकि इस पर रिसर्चेस ये बताती हैं शाहिद के पाकिस्तान में हर 9 में से 1 बच्चे को ज़िंदगी में कभी ना कभी फ़िज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना होता है, और जो 90% केसेस हैं फ़िज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ के, उसमें आपके अपने इन्वॉल्व होते हैं। माली, ड्राइवर, चौकीदार, चचा, ताया, मामू। ये देखें ना, मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके नेबर्स में लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वो होते हैं कि जिन पे आप अंधा एतमाद कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर आपने कोई चेक नहीं रखा होता। क्यों? क्योंकि रिश्ते ऐसे हैं ना, आपके घर में होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उस शख्स की नफ्सियाती हालत कैसी है, क्या वो पीडोफिलिक है। अगर एक शख्स पीडोफिलिक है, आपको क्या पता कि वो छोटे बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम रखने में इंटरेस्टेड है। जिस तरह मुझे एक, और आपको क्या पता कि आपकी बेटी जिस प्रोफेसर से पढ़ रही है, वो प्रोफेसर है ही इतना घटिया और इतना ठरकी कि टांगें उसकी कब्र में हैं, लेकिन वो लड़की को देख के उसको एक ऑब्जेक्ट समझता है, और वो समझता है कि मतलब जैसे कुत्ता गोश्त को देखे ना तो उसकी राल टपकना शुरू हो जाती है। इस तरह मैंने बहुत से ऐसे मिच्योर लोगों को, 40+ लोगों को देखा हुआ है कि वो लड़की को देख लेना तो उनकी राल टपकना शुरू हो जाती है, और फिर अगर आप उनकी निजी गुफ्तगू सुने ना तो आपको शर्म आएगी। आप हैरान होंगे कि यार इस बंदे की उम्र देखो और इसकी गुफ्तगू सुनो। जो सड़क पर किसी ऐसी औरत को देख लें जिसने सर से दुपट्टा उतारा हुआ है, तो वो उसके बारे में पहली बात ये करते हैं कि ये 2 नंबर औरत है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली किसी ऐसी लड़की को जो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती, वो कहते हैं कि ये घर से इसलिए आई है कि ये नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करे। तो उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी जो है वो इतनी चीप किस्म की होती है कि आप हैरान रह जाते हैं। तो आपने करना ये है कि अपने बच्चों को ये बताना है कि बेटा आपको अगर कोई भी शख्स इस तरह हिरास करने की कोशिश करे तो आपने हमें बताना है, आपने उस वाक़े को रिपोर्ट करना है, और इसमें कोई भी शेम वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। हमें इस शेमिंग कल्चर से निकलना चाहिए। अच्छा शाहिद, इसमें जो लास्ट पॉइंट है ना, आई बिलीव दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए समझता हूँ कि व्हेन इट कम्स अबाउट कि आपने अपनी औलाद को एक कैरेक्टरफुल इंसान बनाना है, तो उसके लिए ना आपको अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल बनना है। अब रोल मॉडल आप कब बनते हैं कि जब आपकी औलाद आपको देखती है कि मेरा वालिद, मेरी वालदा एक कैरेक्टरफुल इंसान है, ये एक बाकिरदार इंसान है। मैं हमेशा जब भी पेरेंटिंग पे बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी औलाद को 2 तरीक़ों से सिखा रहे होते हैं। एक होती है एक्टिव टीचिंग और एक होती है मॉडलिंग। मोस्टली जो पेरेंट्स हैं ना, वो 99% बच्चों को एक्टिव टीचिंग कर रहे होते हैं कि फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम नहीं करना। देखें, जो एक्टिव टीचिंग है ना, वो लाइफ एटिकेट्स के हवाले से या बच्चों की पर्सनल मेंटेनेंस के हवाले से अवाइल उम्री में जो है ना वो काम कर जाती है। चूँकि छोटी उम्र में बच्चों को आप डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बता रहे होते हैं और बच्चे आपकी उन डायरेक्शंस को ऑब्जॉर्व भी कर रहे होते हैं। लेकिन 7 साल के बाद और स्पेशली टीन एज में सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप की जो एक्टिव टीचिंग है वो बच्चों पे काम करे। बच्चे चिढ़ते हैं, बच्चे उन माँ बाप से शदीद किस्म की नफ़रत करते हैं जिन बच्चों के माँ बाप टीन एज में भी बच्चों को एक्टिव टीच कर रहे होते हैं कि फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम नहीं करना। ये वो टाइम होता है कि जिस टाइम में आपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना होता है, और आप ख़ुद अगर बाकिरदार इंसान हैं, आप अगर ख़ुद एक कैरेक्टरफुल इंसान हैं, तो आपको टीचिंग करनी नहीं पड़ती। आपके बच्चे आपको देखते हुए उन वैल्यूज़ को अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे होते हैं। आप कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने पंक्चुअल हैं, आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे आपको देख के करेंगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये होती है मॉडलिंग। इस काम के लिए ना आपको अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना है। देखें, मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि जी वो अपनी औलाद के साथ वक्त ही नहीं गुजारते। उनकी अपनी कंपल्शंस होती हैं कि जी बिज़नेस है, जॉब है,
टाइम नहीं मिलता, एक वीकेंड होता है, वीकेंड पे भी घर के 200 काम हैं, बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं है। वो बच्चों को महंगे स्कूल भेज देंगे, ब्रांडेड कपड़े ले देंगे, ब्रांडेड जूते ले देंगे, पॉकेट मनी दे देंगे, लेकिन उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। या मैं अभी दुबई ट्रिप पे था, वहाँ पे मेरे कुछ सेशंस थे, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट पाकिस्तानियों से मिला, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल से मेरी एक टॉक थी। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा यार आप कितनी देर बाद घर जाते हो? किसी ने कहा 2 साल बाद, किसी ने कहा 3 साल बाद। फिर मैंने कहा आप रोज़ अपने बच्चों से बात करते हो, रोज़ उनका हाल अहवाल पूछते हो, उनको ये फ़ील करवाते हो कि भाई आपका बाबा जो है वो दुबई में काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। और यकीन माने कि शाहिद एज अ साइकोथेरापिस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन वेस्ट यूरोप में, अमेरिका में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, गल्फ़ में, वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि यार हम सारी उम्र अपनी औलाद के लिए कमाते रहे हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं हमारी औलाद जवान हो गई है, तो उनके दिल में ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि वो हमारे साथ 2 मिनट बैठ जाएं। मतलब जब हम जाते हैं तो ब्रीफकेस खुलता है तो तब तक वो टाइम दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सब बांट बूंट दिया है उसके बाद वो नहीं समझते कि मुझे अपने बाबा के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऐसा क्यों होता है कि आप की मजबूरियाँ अपनी जगह पे, लेकिन यार आप अपनी औलाद को फ़ील तो करवाओ ना कि आप उनके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, आप उनके साथ टाइम गुजारें। जब आप उनके साथ टाइम गुजारते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा चेक आ जाता है, आपकी एक अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है कि भाई मैंने अपने बच्चों के सामने जो है ना वो कोई हैंकी फैंकी नहीं करनी। मतलब अगर बीवी के साथ लड़ना है तो बच्चों के सामने नहीं लड़ना। आप तब अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं तो आप ऐसे दोस्तों से मिलेंगे जो दोस्त कैरेक्टरफुल होंगे। ऐसे ही है ना, क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए उनको दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप इधर उधर भी मिलेंगे। आप उनको अगर घर पे दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं कि भाई बाबा के किस किस्म के दोस्त हैं। ऐसे ही है ना। तो कैरेक्टरफुल इंसान जब आप होंगे तो फिर आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो टीच करने की बजाय आप क्या करेंगे, बच्चों को अपनी मॉडलिंग से सिखा रहे होंगे। मॉडलिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे। जैसे हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी ज़ात ग्रामी का मुताला करें तो उन्होंने एक्टिव टीचिंग से पहले इंसानियत के लिए एक अमली नमूना पेश किया। ठीक है कि भाई मैं सच्चा भी हूँ, मैं ईमानदार भी हूँ। और जब ग़ज़वा हंदक थी तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, तो आपने अपनी कमीज़ मुबारक उठाई और आपने कहा कि ये देखो मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। तो मतलब आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप चाहते हैं बच्चा सच बोले, बच्चा ईमानदार हो, बच्चा दयानतदार हो, तो ये काम सारे आप पहले खुद कर लें। जब आप ये सारे काम खुद करेंगे तो बच्चे को एक्टिव टीच नहीं करना पड़ेगा, बच्चा मॉडलिंग से सीखेगा। तो अगर मैं इसको अब कंक्लूडिंग नोट पे ख़त्म करूँ तो अगर आपने अपनी औलाद को फितना और फसाद से बचाना है तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करें, ताकि आपके बच्चे आपके प्यार, मोहब्बत और इश्क की डोरी में बंध के इतनी आज़ादी, इतनी फ्रीडम महसूस करें कि वो दिल की हर बात आपके साथ शेयर कर सकें और आपकी टुगेदरनेस को एंजॉय करें। सेकंड थिंग इज़ कि आप अपने बच्चों को अनकंडीशनल रिस्पेक्ट और प्यार दें कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि वो बुरे को बुरा कह सकें, और कोई भी बुराई पे अगर उनको कोई आमादा करे या कन्विंस करे या परसुएट करे तो वो उसको शट अप कॉल दे सकें और उनके अंदर किसी भी किस्म की शेम ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। चौथी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को सेक्स पर एजुकेट करें। सेक्स को मौजू बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको बताएं कि ये मतलब चीज़ें किस तरह सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह उन्होंने किसी की सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल अब्यूज़ को ना कहनी है और अपने सेल्फ डिफेंस को यकीनी बनाना है। एंड द लास्ट पॉइंट कि आप अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल बने। सो ये वो सारे के सारे टूल्स हैं कि जो हमें अपनी औलाद को मौजूदा दौर के फितने फसाद से बचाने के लिए ज़रूर करने चाहिए। बहुत वैल्यूएबल आपने कंट्रीब्यूशन दिया है। नदीम साहब ये पूछ रहे हैं कि आप अक्सर औक़ात नफ्सियाती मसाइल पे बात कर रहे होते हैं और उसका हल पेश कर रहे होते हैं, तो नफ्सियाती सेहत का कैसे पता चलेगा कि मैं नफ्सियाती तौर पे मजबूत हूँ या कि नहीं हूँ? ओके अच्छा, तो क्या ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई इंसान नफ्सियाती मरीज़ है तो फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जी सकता है? हाँ बिल्कुल।
ओके अच्छा, फिर इसका मतलब है 2 सवालात हुए। बिल्कुल। देखें, शायद फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक अदादो शुमार ये बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन समेत दीगर नफ्सियाती मसाइल को फेस कर रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज़ के हमारे यहाँ पे नफ्सियाती मसाइल को इतना स्टिग्माटाइज्ड किया गया है, एक टैबू समझा जाता है कि पीपल आर रिलक्टेंट टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरापिस्ट। वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते कि यार मुझे ये मसला, प्रॉब्लम क्या है कि लोग कहेंगे कि ये नफ्सियाती मरीज़ है। भाई बात ये है कि अगर आपने देखना है ना कि मेरी नफ्सियाती हेल्थ कैसी है, मैं नफ्सियाती तौर पर कितना फ़िट हूँ, तो मैं 4-5 पॉइंट्स बता देता हूँ या 4-5 मैं ऐसे लिटमस पेपर बता देता हूँ कि जिन लिटमस पेपर्स की मदद से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ यार मैं साइकोलॉजिकली कितना फ़िट हूँ। वैसे तो अभी मैंने 7.5 करोड़ नफ्सियाती मरीज़ों का जिक्र किया है ना जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बट कभी कभी मुझे ये अवामी रवैयों को देख के या सड़क पर आवाम के एटीट्यूड को देख के लगता है कि यार ये नंबर शायद डबल ट्रिपल है। ऐसा है कि नहीं है? बिकॉज मैंने देखा है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में या बहुत से जो ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ पर इतनी शाइस्तगी है, इतनी सिविलाइजेशन है, अवामी रवैयों के हवाले से एक दूसरे को ग्रीटिंग्स पास करना, रोड्स पर आपको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो अवामी रवैयों को डिफ़ाइन करती हैं। अब मैं उन पॉइंट्स का जिक्र करता हूँ। देखो यार, अगर एक इंसान स्केप्टिकल माइंड का है, अगर एक इंसान सिनिकल है, अगर एक इंसान शक्की मिजाज है, तो उसको अपनी नफ्सियाती सेहत के बारे में शक होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि अगर एक इंसान को टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं, आई मीन के उसका मिजाज ठीक नहीं है, वो इम्पल्सिव मूड का मालिक है, पल में तोला पल में माशा, छोटी छोटी सी बात पर शदीद गुस्से में आ जाता है, भड़क उठता है, और उसके लिए फौरी गुस्से में आना और फिर गुस्से का देर से जाना ये उसका मामूल है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ ये टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं, और जिसके साथ टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं उसको अपनी नफ्सियाती सेहत के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि एक इंसान इतना टॉक्सिक है, इतना नेगेटिव है, और वो ये कह लें कि हर वक्त ना नेगेटिविटीज़ को डिस्कस करता रहता है। वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हवाले से, किसी भी सर्कमस्टांसिस को डिस्कस करते हुए वो तमाम पॉजिटिविटीज़ को फ़िल्टर करके वो सिर्फ नेगेटिविटीज़ को डिस्कस कर रहा है। तो वो भी जो है ना अपनी नफ्सियाती सेहत के बारे में फ़िक्र करे। फिर इसमें अगली चीज़ ये आ जाती है कि अगर एक इंसान बड़ा ही नाशुक्र है, हर वक्त जो है ना उसने नाशुक्रेपन का मुजाहरा करना है, उसकी ज़ुबान पे शिकवा शिकायत रहता है। वो शिकवा शिकायत जो है वो माँ बाप से हो सकता है, वो सिस्टम से हो सकता है, वो रियासत से हो सकता है, वो मुल्क से हो सकता है, वो अपनों से हो सकता है, और इवन मैंने देखा है कि कुछ लोग अल्लाह से भी शिकवे करते हैं। अच्छा, तो उसको भी अपनी नफ्सियाती सेहत पे गौर करना चाहिए। फिर इसमें एक और जो पॉइंट मैं समझता हूँ कि अगर किसी इंसान में इतनी नाउमीदी, इतनी मायूसी है कि वो मायूसी नाउमीदी में ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता, वो कहता है कि यार बस ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी गुलजार नहीं है, बल्कि ज़िंदगी जो है ना वो जहन्नुम है, और उसकी लाइफ में इतनी अफसुर्दगी आ चुकी है कि वो ज़िंदगी को नहीं जी रहा बल्कि ज़िंदगी उसको जी रही है, बल्कि वो ज़िंदगी को काट रहा है। तो ये कुछ पैमाने हैं कि जिन पैमानों की मदद से हम ये जान सकते हैं कि किसी इंसान की जो नफ्सियाती सेहत है वो ठीक नहीं है। तो मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूँ, अगर एक शक्की मिजाज इंसान है, स्केप्टिकल माइंड है, सिनिकल माइंड है, वो मतलब अपनी नफ्सियाती सेहत के बारे में उसको कॉन्शियस होना चाहिए। अगर एक इंसान के टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं, अगर एक इंसान बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिव है, मनफी सोचता है, अगर एक इंसान जो है नाशुक्र है, हर वक्त शिकवे शिकायत करता रहता है, अगर एक इंसान आई मीन मायूस है, नाउमीद है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई फॉरगेट कि अगर एक इंसान हर वक्त दूसरों की गिबत करता रहता है, ये तो मैंने बताया ही नहीं था कि कुछ लोग होते हैं ना कि जो हर वक्त दूसरों को डिस्कस करते रहते हैं। जैसे वो हमने एक बात पढ़ी थी बचपन में कि जो कॉमन लोग हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं, जो एवरेज लोग हैं वो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, और जो ग्रेट लोग हैं आप जैसे वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, राइट? द ग्रेटेस्ट वन एक्ट साइलेंटली। या वेरी ट्रू।
तो उसमें ये है शाहिद कि अगर एक इंसान हर वक्त दूसरों की गिबत करता रहता है तो उसको भी अपनी नफ्सियाती सेहत पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अब देखो वो जो सवाल का दूसरा हिस्सा है ना कि आप अपनी नफ्सियाती सेहत को बेहतर कैसे रख सकते हैं। तो देखो यार, मेरी बात याद रखें, जैसे आप अगर स्मोकिंग स्टार्ट करें ना तो दूसरे ही दिन आपको लंग्स कैंसर नहीं होता। आप अगर पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, फास्ट फूड खाना शुरू करते हैं तो एक हफ्ते में आप ओबीस नहीं होते, एक हफ्ते में मोटापा नहीं आता। आप कोई 2 साल 3 साल अपने ऊपर बड़ी मेहनत से ये काम करते हैं तो फिर आप बब्बू गोशा बनते हैं, फिर आप गोलू मोलू बनते हैं ना, गेटिंग तो ये काम एक दिन में नहीं होते। इसी तरह ये जो नफ्सियाती मसाइल होते हैं ना, या जो आपकी जो नफ्सियाती सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ये एक दिन में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जी नेक्स्ट डे आपको पता चला कि आप डिप्रेशन में हैं, या आपको हाइपर स्ट्रेस है, या आपको एंग्जाइटी, या आपको ओसीडी है, आपको जनाब शिज़ोफ्रेनिया, ये एक दिन में नहीं होता। इसमें आपकी बचपन की जो रेजिंग है, आपकी ये मोज़श है। जैसे वो ओलिवर जेम्स अपनी किताब नॉट इन योर जीन्स में बताता है कि जो बचपन की रेजिंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि वो बच्चे जिन्होंने इंटीमेट पार्टनर वायलेंस देखी है, जिन्होंने अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है, जिनको बचपन में प्यार, मोहब्बत, शफकत, ट्रस्ट नहीं मिला, जिनको अनकंडीशनल रिस्पेक्ट नहीं मिली, अनकंडीशनल लव नहीं मिला, तो वो बच्चे जो है वो जब बड़े होते हैं तो उनको शिज़ोफ्रेनिया, ओसीडी और डिप्रेशन जैसे मसाइल का सामना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका लाइफस्टाइल डिफ़ाइन करता है कि आपकी ज़हनी सेहत कैसी होगी। अब लाइफस्टाइल में शाहिद 4 चीज़ें आती हैं: योर स्पेंडिंग पैटर्न्स, योर स्लीपिंग पैटर्न्स, योर फूड चॉइसेस और योर फिज़िकल एक्टिविटीज़ पैटर्न्स, कि आप जिस्मानी सरगर्मी कितनी करते हैं, आपकी नींद कैसी है, आप खाना किस किस्म का खाते हैं, और आप के स्पेंडिंग पैटर्न्स कैसे हैं। आई मीन कि आपके पास जो पैसा आता है आप उसको खर्चते कैसे हैं। क्या आप उसको नीड बेस्ड खर्चते हैं, नीड्स ओरिएंटेड होके खर्चते हैं, या आप वांट्स ओरिएंटेड होके अपने पैसे को खर्चते हैं। तो ये इस पे हर लंबी बात की जा सकती है। तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करता है। तो ये मैंने दूसरी रीज़न बताई है। तीसरी रीज़न जो होती है ना नफ्सियाती मसाइल के आने की, इट्स ऑल अबाउट कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। रिलेशनशिप्स की 5 डोमेन्स हैं: आपका अपने क्रिएटर के साथ रिलेशन, आपका अपने इंटीमेट जो आपके रिलेशंस हैं जिसमें माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ रिलेशन, बीवी के साथ रिलेशन, आपके फिर रिलेशनशिप्स की एक डोमेन है सोशल रिलेशंस, दोस्ती, यारी, राइट। फिर एक आपका अपने साथ रिलेशनशिप होता है, फिर एक आपका रिलेशन इस कायनात के साथ, इस यूनिवर्स के साथ, इस माहौल के साथ होता है। तो अगर आप रिलेशनशिप्स में, अगर आपका अपने क्रिएटर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उधर कोई गड़बड़ चल रही है, आप अल्लाह से मायूस हैं, ना उम्मीद है, या आप अपने करीबी लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपका उनके साथ ताल्लुक़ ठीक नहीं है, तो ये बहुत बड़ी वजह होती है नफ्सियाती मसाइल की। मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी वजह है कि यू कांट इमेजिन, इस पर घंटों बात की जा सकती है। फिर आई मीन बहुत सी दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं कि रिलेशनशिप्स अगर इम्बैलेंस हैं। हाँ, एक और भी मैं बता देता हूँ, वो है करियर। करियर का तो मैंने नाम लिया। करियर बहुत बड़ी एक रीज़न है आपके नफ्सियाती मसाइल की, कि वो डोनाल्ड क्लिफ्टन बताता है ना अपनी किताब स्ट्रेंथ फाइंडर में, कि अगर आप वो काम कर रहे हैं जिस काम में आपका पैशन नहीं है तो आपका काम आपको स्ट्रेस देता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात कैंसर, हेपेटाइटिस की वजह से नहीं होती, स्ट्रेस की वजह से होती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स मंडे वाले दिन सुबह 8 बजे से 1 बजे के दरमियान होते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन आप चिल करते हैं, लेकिन मंडे मॉर्निंग जब आपको पता चलता है ना आपने उसी दफ्तर में जाना है, वहीं काम करना है, तो आपका काम आपको स्ट्रेस देता है। तो जो करियर है वो भी आपको स्ट्रेस देता है। कई दफ़ा आप जिस जगह पे जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे बॉस इतना टॉक्सिक होता है कि वो बॉस आपको मुसलसल आपको स्ट्रेस दे रहा होता है, और आपकी नफ्सियाती सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, और उस जॉब की वजह से फिर आपके रिलेशनशिप्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं, चूँकि आप दफ्तर को भी घर ले आते हैं, या वाइस वर्सा कि अगर आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं तो आप उस वजह से घर को ऑफिस में ले आते हैं, घर की फ़िक्रें, टेंशनें ऑफिस में लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ वजह। अब मैं बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे करना है। देखें,
सवाल तो उन्होंने पूछ लिया, मैंने इसका बड़ा लंबा जवाब दे दिया, तो अब मैं बताऊंगा कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है भाई, कुछ भी है ना, जब भी कभी भी आपकी नफ्सियाती सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो और आपको पता चले कि यार मैं अब पहले जैसा अच्छा महसूस नहीं करता, मैं अच्छा फील नहीं करता, तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हो रही होती है। आप पहले जिन कामों में दिल लगा रहे होते हैं ना, अब आपका उन कामों में भी दिल नहीं लग रहा होता। तो उस वक्त जो आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना वो आपकी फैमिली होती है। तो आप अपनी फैमिली में किसी न किसी से उस चीज़ को डिस्कस करें। इस शेमिंग कल्चर से निकले कि मेरे बारे में लोग कहेंगे यार ये साइकोपैथ है। भाई बताएं, जब आप किसी को बताएंगे तो कोई ना कोई हल भी मिलेगा। तो एक चीज़ तो ये है कि भाई आपकी जो फैमिली के साथ बॉन्डिंग है ना ये बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अमली ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ में आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही उतरी तो आप अपने हबीब, अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास भी जा सकते थे, आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास भी जा सकते थे, जिनके बारे में आपने कहा कि जिस तरह मूसा को हारून से निस्बत है इस तरह मुझे अपने अली से निस्बत है, ऐसे ही है ना। लेकिन आप उनके पास नहीं गए, आप किसके पास गए? आप अपनी बीवी के पास गए, अम्मा हतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और जाके उनके साथ अपनी फीलिंग्स एहसासात शेयर किए, तो उन्होंने फिर आपकी डारस बंधाई। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फैमिली है, जो आपकी बीवी है या जो आपकी माँ है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें है ना कि आप अपनी नफ्सियाती मसाइल को किस तरह रोक सकते हैं। तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनिक बनाएं। मतलब जो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है ना उसका मतलब ये है कि नेचर के साथ आप कनेक्ट हों, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ऑर्गेनिक फूड खाएं, जो ज़मीन से निकल रहा है वो खाएं, पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड फूड खाना, ऐसी फूड खाना जिसकी शेल्फ़ लाइफ को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया है, ऐसी फूड को अवॉइड करें। मतलब जितना आप नेचर के करीब रहेंगे ना उतना आप मज़े की लाइफ जिएंगे। आपके स्लीपिंग पैटर्न, आपकी फूड चॉइसेस ऑर्गेनिक होनी चाहिए। फिर आप अपने लिए वक्त निकालें, मी टाइम। आपका मी टाइम होना चाहिए कि जिसमें आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, सेल्फ पॉन्डरिंग कर सकें, जिसमें आप गौर व फिक्र कर सकें, आपको आप के जो ग्रे एरियाज़ हैं, आपकी पर्सनैलिटी में जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनका पता चल सके। तो उस मी टाइम में वॉक करें, वर्जिश करें, योगा करें, जो आपका दिल करता है करें, लेकिन मी टाइम होना चाहिए, राइट। फिर इसमें ना जब हम बात करते हैं ना लाइफस्टाइल की, तो उसमें मैंने पहले जिक्र किया था स्पेंडिंग पैटर्न। तो स्पेंडिंग पैटर्न के हवाले से शाहिद मैं कहता हूँ कि यार हमें ना मिनिमलिज़म के फ़लसफ़े पे चलना चाहिए। अब मिनिमलिज़म क्या है कि कम से कम पे इक्तफ़ा रखना। मतलब मुझे अगर टाई चाहिए तो मैं 5 टाइयों के साथ भी गुजारा कर सकता हूँ, और मैं 50 टाइयों के होने के बावजूद भी मैं ये सोच सकता हूँ कि यार मुझे नई से नई टाई चाहिए। बिल्कुल। मैं 2 सूट्स के साथ भी गुजारा कर सकता हूँ, और अगर मेरी वार्डरोब में 50 सूट्स लटके हुए हैं और फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे नया सूट कब लेना है, गेटिंग। तो हमें ना अपने माइंड को डीक्लटर करने के साथ साथ हमें कभी कभी अपने घरों में पड़ी हुई चीज़ों से भी जो है ना वो छुटकारा पाने की ज़रूरत होती है। MJ DeMarco अपनी किताब में बताता है डीक्लटर योर माइंड, कि भाई आप अपने घर में देखें कि लास्ट 3 महीनों में, 6 महीनों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। और हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो कभी इस्तेमाल नहीं होती, और हम ये सुनते चले आ रहे होते हैं कि जी फ़लाँ वक्त में काम आएंगी। हमारे घर में ऐसे बहुत से बर्तन होते हैं कि जो हमारी माएँ, मेरी माँ अल्लाह गरीक़ रहमत करे, कि हम सुनते थे कि जी ये मेहमान आएंगे तो इस्तेमाल होंगे, और वो मेहमान कभी नहीं आते। तो आप अपने माइंड को भी डीक्लटर करें। ये जो फजूल किस्म की वरीज़ हैं ये भी हमें नफ्सियाती मसाइल की तरफ ले जाती हैं। मतलब ऐसे ही परेशान होना, छोटी छोटी सी बातों पे परेशान हो जाना। और इसी तरह अपने घर को भी फजूल चीज़ों से डीक्लटर करें। मैं ना $1 मिलियन की बात करता हूँ कि यार अगर आपने बड़ी शानदार पुरसुकून ज़िंदगी जीनी है ना, तो फजूल किस्म के लोगों से, फजूल किस्म के कामों से, फजूल चीज़ों से
और फजूल किस्म के जो सर्कमस्टांसिस है ना, जो आपको किसी न किसी मुसीबत में घेर सकते हैं, आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से अनइंस्टॉल कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें। मैंने किन चीज़ों का जिक्र किया है? यूज़लेस लोग, यूज़लेस पीपल, यूज़लेस कमोडिटीज़ और यूज़लेस ऐसे इवेंट्स के जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दें। जितना आप अनइंस्टॉल मोड पे जाएंगे ना, उतने आप पुरसकून रहेंगे। मैंने लोगों का जिक्र पता है क्यों किया है? आपने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग रखे होते हैं कि आप बिल्कुल मज़े की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन वो हसद की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से, अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी इंजेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि उनकी सोच उनके अंदर ऐसा नेगेटिव ऑरा डेवलप करती है कि वो अगर आपकी प्रेजेंस में हैं तो आप जितने मर्जी पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव ऑरा आपके माइंड को, आपकी सोचों को टॉक्सिक बना रहा होता है। चूँकि साइकोलॉजी ये कहती है कि जो ऑरा है ना, इसका असर कई किलोमीटर तक भी होता है। गेटिंग? जैसे हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऑरा है वो पूरी कायनात में फैला हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप टॉक्सिक लोगों से बचें, आप ऐसे तमाम फजूल कामों से बचें जो ऐसे ही आप यूज़लेसली कर रहे होते हैं और वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। तो फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरस्कून होती है। फिर आप माइंडफुल रहें, फिर इसमें आप लाइफ को मीनिंगफुल अंदाज से जिएँ। माइंडफुलनेस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। और फिर आप वो काम कर लें जिस काम के बारे में आप पैशनेट हैं। सही हो गया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है नफ्सियाती सेहत को अच्छा रखने का। आप वो काम कर लें जिस काम के बारे में आप पैशनेट हैं। वो हेक्टर गार्सिया अपनी किताब इकिगाई में बताता है ना कि कोई भी काम अगर आपने करना है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स अबाउट प्रोफेशन, कि जिस काम से आपने पैसे कमाने हैं, तो खुद से 4 सवालात पूछ लें कि क्या इस काम को करने का शौक़ मेरे अंदर है? मैं इस काम को करते हुए टाइम एंड स्पेस से आउट होता हूँ? क्या इस काम को करने का मज़ा मुझे आता है? क्या ये काम मुझे प्लेजर देता है? क्या इस काम को मैं बग़ैर मुआवजे के भी कर सकता हूँ? अगर मुझे कभी कोई कहे कि भई आप ये वॉलंटरली इस काम को कर लें, तो क्या मैं उसको कर सकता हूँ? तो वो काम आपका पैशन वाला काम होता है, वो काम आपका शौक़ होता है। तो सबसे पहले तो उस काम को फाइंड आउट कर लें कि जिस काम को करते हुए ना आपको इतना मज़ा आता है कि आप फ्लो की कैफियत में चले जाते हैं, राइट। फिर आपने दूसरा सवाल खुद से ये पूछना है कि ये मेरा शौक़ तो है, क्या इस शौक़ से मैं पैसा कमा सकता हूँ? क्या ये जो शौक़ है ये मेरे बीवी बच्चों का पेट पाल सकता है? मैंने ऐसे लड़कों को देखा ना, वो कहते हैं सर बॉलर बनना है, सर पेंटर बनना है, सर मैंने गाना गाना है, मैंने नात ख्वां बनना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई सोच लो, एनालाइज़ करो कि क्या ये शौक़ तुम्हें इतना पैसा दे सकता है कि कल ना जब लड़की वाले रिश्ता देखने आएँ तो आप उनको बता सके कि भाई मैं नात ख्वां हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, मैं बॉलर हूँ, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। चूँकि एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। दुनिया में लाखों बॉलर्स हैं, दुनिया में लाखों बैट्समैन हैं, लाखों ऐसे सिंगर्स हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो नात पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई जो है वो उस अमारत के लेवल पे नहीं पहुंचता। बिल्कुल ऐसे ही ना, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, शोएब अख्तर नहीं बनता। हर कोई 162 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दुनिया की तेज़ तरीन बॉल करवा के ये नहीं कहता कि मैं शोएब अख्तर हूँ, मैं दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर हूँ। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। तो आपने दूसरा सवाल खुद से ये पूछना होता है कि क्या ये काम जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ ये मुझे पैसा कमा के दे सकता है? तीसरा सवाल आपने खुद से ये पूछना होता है कि ये जो काम मैं करना चाहता हूँ, इस काम को करने के हवाले से मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ, वो स्किल्स हैं, वो टैलेंट है। लेट्स से एक बंदा कहता है मैंने सिंगर बनना है, और वो जब गाना गाता है तो लोग भाग जाते हैं, तो उसको नहीं सिंगिंग करनी चाहिए ना। एक बंदा कहता है कि जी मैंने जो है ना वो यूसेन बोल्ट बनना है, ठीक है, तो उसकी हालत इतनी पतली है, फिज़िकली वो फिट ही नहीं है, तो वो कैसे यूसेन बोल्ट को कम्पीट करेगा या उसको आइडियलाइज़ करते हुए उस जैसा बनने की कोशिश करेगा? उसकी कोशिशें जो है ना वो बराबर नहीं साबित होंगी। तो आपने ये भी देखना है कि मेरे अंदर उस काम को करने का टैलेंट, स्किल्स और स्ट्रेंथ्स हैं,
और लास्ट चीज़ आपने ये भी देखनी है कि क्या मार्केट में उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है। मतलब एक बंदा कहता है कि जी मैं जो है ना, मैं इसकी क्या मिसाल दूँ, मैं फ़लाँ काम करना चाहता हूँ, चले अब मेरे देश में नहीं आ रहा, कोई भी हाँ मैं फ़लाँ काम करना चाहता हूँ और मार्केट में उस काम की नीड ही नहीं है। चले हम मिसाल लेते हैं कि एक बंदा आज के दौर में नोकिया 3310 जो है ना वो मोबाइल बेचने की कोशिश करे, बिकेगा? कोई एक आधा इंसान शौक के लिए कि हाँ यार ये मेरी इसके साथ मेमोरीज जुड़ी हैं, जो होगा 50-60s में, वो शायद वो ले ले। लेकिन जो जेन जी है, जो अल्फ़ा जनरेशन है, वो 3310 को देख के कहेगी कि ये तो मतलब इट्स सो पैथेटिक ना। आज के दौर में जब हम डेटा साइंस, AI और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, IoTs की बात कर रहे हैं, वेब 3.0 की बात कर रहे हैं, तो आप अगर 3310 के साथ मार्केट में अपने पैशन को प्रमोट कर रहे हैं तो यू वुड बी इन अ वे कि आप नहीं चल पाएंगे। तो आपको फिर ये देखना पड़ता है कि क्या मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो ये जो आपका करियर है, उस करियर में आपका पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो फिर क्या होता है कि आप नफ्सियाती मसाइल में घिर जाते हैं। और फिर इसमें शायद लास्ट बात ऑन अ वेरी ब्रीफ नोट ये है कि यार आपको ना इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये भी डिफ़ाइन करती है कि आप अपनी लाइफ में आने वाले डे टू डे चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं, आप उनको कैसे फेस करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के पास बड़ा कंड्यूसिव माहौल होता है, बड़ी अच्छी उनकी लाइफ गुजर रही होती है, लेकिन छोटे से छोटा मसला आने पे वो क्लैप्स कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, वो लोग जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते हैं।